हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। यार आज का ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। क्योंकि मैं भी ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्टर्स को देख देख के समझ रहा हूँ कि मेरी फाइनेंशियल जर्नी क्या होनी चाहिए। बट ना मुझे कभी भी वो अभी मुझे 5 साल हो गए जॉब में। बिकॉज जब तक तुम कमाते नहीं हो तुम्हें नहीं पता होता कि इन्वेस्ट कैसे करना है। अब भी जाके मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है कि यार मुझे अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे प्लान करनी चाहिए, और मैं भी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो, हेल्थ इंश्योरेंस जैसा सब बोलते हैं होना मस्ट है, और मैंने इसलिए HDFC का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे पता चला कि HDFC का हेल्थ इंश्योरेंस ना सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसका कोई कैपिंग वैपिंग का सीन नहीं है, कोई भी रूम रेंट वाला सीन नहीं है, और उनका जो क्लेम रिजेक्शन वगैरह है वो भी सब कम है। थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं बट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। और एक बार मेरी मदर एडमिट हुई थी तो उनके लिए भी उस टाइम में, क्योंकि हमारे पास पहले से HDFC का रहा तो हमने वही यूज़ किया था। तो सारा प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रीमलाइन था। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो HDFC का बेस्ट है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ आई वुड से HDFC और अदर ICICI। एक LLA का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है विच हेल्थ इंश्योरेंस शुड आई गो फॉर, तो आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दूसरा बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। यार टर्म इंश्योरेंस मस्ट है आज के डेट में। मैं बताता हूँ क्यों। अभी क्या है ना, जैसे सपोजिटली मैं लेट्स एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 27 का हूँ और विद इन कपल ऑफ ईयर्स मेरे फादर रिटायर हो जाएंगे, और वो भी प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हैं और मैं भी प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हूँ। मुझे नहीं पता है कि वंस माई फादर स्टॉप्स वर्किंग, इफ आई एम नॉट हेयर अराउंड, देन व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली। तो जस्ट टू कीप माई मेंटल पीस एंड जस्ट टू सेफगार्ड माई फैमिली फ्रॉम एनी मिस हैपनिंग, मैंने वो ले लिया। और मैंने एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट का लिया है, नॉट जस्ट आज को देख के, आज के लिए तो होना ही चाहिए, बट इफ इन फ्यूचर इवन आफ्टर 10 ईयर्स, बिकॉज मैं डेली तो नहीं लूँगा पॉलिसी, करेक्ट है। तो ताकि वो मेरी पॉलिसी 10 साल बाद भी जो अमाउंट है वो मुझे कम ना रहे, या मेरी फैमिली को मेरे पीछे दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने वो सॉर्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ना दो ऐसी चीज़ें जो किसी को भी बिना सोचे समझे ले लेनी चाहिए, अच्छी कंपनी की। अब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया एक्सिस मैक्स लाइफ का, क्योंकि एक्सिस का मेरा अकाउंट था और मैक्स लाइफ का प्रीमियम और जो पूरा प्लान था मेरे को अच्छा लगा। अब बात करते हैं वन मोर लास्ट थिंग ऑफ पीस और दिस पजल। यार वो है एक्चुअली योर इमरजेंसी फंड। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास बंदे को ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि यार हमें नहीं पता है, प्राइवेट मार्केट में देखो एक्सेंचर ने कुछ दिन पहले इतने सारे लोग निकाल दिए, TCS ने निकाल दिए, तो जो सेफ कंपनीज होती थी ना अगर हम वो भी फायर कर रही है। व्हाट्स एवर रीजन, उनको प्रॉफिट दिखाना है, उनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी, कुछ भी करना है, बट वी एज एन इंडिविजुअल हमारी फैमिली तो सफ़र करेगी ना। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब तो एक यहीं पे आता है कि जो इमरजेंसी फंड लोग जिस तरीके से सोचते हैं ना, मेरा उससे थोड़ा प्लान डिफरेंट है। अभी अस्यूम करो कि आपको ना 2 लाख रुपए का अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। सपोज आपके 30-40 हज़ार महीने खर्चे हैं, एंड यू वांटेड कि यार 4-5 महीने का मेरे पास बैकअप होना चाहिए। अब देखो ऐसा होने में तो बहुत होना चाहिए, लेकिन लेट्स अस्यूम फॉर स्टार्टर्स कि 4-5 महीने का बैकअप हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें चाहिए होगा। अब क्या करना है, अब जनरली जो पॉडकास्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि इसे FD में यानी लिक्विड वाले फंड्स में रखो ताकि इंस्टेंट पैसा आ जाए। तो सपोजिटली 2 लाख अगर अपना हम RD में रखेंगे, FD में रखेंगे, तो हमें रिटर्न बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि भाई RD FD के रिटर्न 6 मुश्किल से मिलते हैं आज के डेट में। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में जैसे लेमन ब्रदर क्राइसिस में राइट मार्केट अराउंड 50% से ज़्यादा जो है वो एक दिन में करेक्ट हुई थी। तो सपोज करते हैं अगर आपके 100 रुपये म्यूचुअल फंड में पड़े वो 50 रुपीज़ हो गए थे नेक्स्ट डे। ये वर्स्ट क्राइसिस था, इतना बड़ा क्राइसिस था कोविड भी नहीं था। कोविड में मार्केट मुश्किल से 30 से 35% के आसपास करेक्ट हुई थी। तो लेट्स से आपकी वेल्थ ना 50% एक दिन में करेक्ट हो जाती है। तो आपको ना ऐसा टारगेट करना है कि आप 50% अपना RD में करो और 50% म्यूचुअल फंड्स में करो। उससे हुआ क्या कि सपोज 1 लाख रुपये आपने इन रिकरिंग मोड अपना RD कर दिया और 1 लाख विद SIP आपने अपना म्यूचुअल फंड में कर दिया। आपकी वेल्थ सपोज करो 2 लाख रुपये हो गई। जैसे आपकी वेल्थ 2 लाख रुपये हो, उस 2 लाख को क्या करो क्लब कर दो और सारा का सारा डाल दो म्यूचुअल फंड में, यानी कि 1 लाख RD का उठा के आप डाल दो म्यूचुअल फंड में। उससे हुआ क्या कि आप अगर इसको स्टार्टिंग से ही सिर्फ RD में रखते बिकॉज जस्ट ऑफ सेक ऑफ लिक्विडिटी और रिस्क फ्री रखने के लिए, तो यार आपकी वेल्थ बहुत कम होती। और मुझे लगता है कि यार हम ना एक दिन में तो म्यूचुअल फंड या फिर एक दिन में तो RD से भी किसी भी एसेट से पैसा बना नहीं सकते अपने इमरजेंसी फंड का। तो इट हैज़ टू बी लाइक 6-7 मंथ्स राइट। तो क्या करो, जैसे आपके 1-2 लाख रुपये कॉर्पस हो जाएंगे, 50% इधर जाएगा, 50% इधर जाएगी, दोनों जगह उस RD वाले को उठा के डाल दो म्यूचुअल फंड में और RD को कर दो क्लोज। क्या होगा उससे, आपका जो रिटर्न अभी जो 6% आता है मैक्स टू मैक्स, वो रिटर्न आपका हो जाएगा 12%। और रिटर्न जैसे आपका 12% होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो और बेटर तरीके से होगी। अब कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यार इमरजेंसी फंड हैज़ टू बी सेफ, बट मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है।
हमें उसी में अपनी ग्रोथ भी करनी है, अपनी इमरजेंसी भी उसी में करनी है, अपने सारे सपने उसी में पूरे करने हैं। हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे 2-2 रुपये 1000 डालेंगे, कुछ रिटर्न नहीं आने वाला। इसलिए उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालो। अब सपोज कर आपके 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये आसपास म्यूचुअल फंड में हो गए, यानी कि अगर मार्केट कितना भी करेक्ट करे आपके पास 1-1.25 लाख रुपये फिर भी है। लेकिन सपोज करो अगर मार्केट 6 महीने भी सही चल गई, क्योंकि यार देखो ऐसा ना, अगर वाट लगेगी तो पूरी दुनिया में सबकी लगेगी, अकेला आपकी तो लगने नहीं वाली है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट ऐसे देखो ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव रख के देख लो, क्योंकि नेगेटिव लोग देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो सपोज करो कि आपका 2-2.5 लाख आपने म्यूचुअल फंड में कर दिया, आपके पास आरडी नहीं है, आपका इमरजेंसी फंड आपकी जो एसआईपी है, आपकी म्यूचुअल फंड है, एंड तुम उसमें कीप ऑन तुम उसमें पुश करते आ रहे हो पैसा, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सोचो 12% की रिटर्न से ग्रो कर रहा है, कहाँ 6% रिटर्न से ग्रो करता। और देखो हम उस पैसे को आरडी में रख के छोड़ने तो वाले थे, या एफडी में भी अगर हम रखते तो छोड़ने तो वाले थे, उससे रिटर्न कभी नहीं आता, वो पैसा एक तरीके से ड्रॉप हो रहा है। बट इस एसआईपी या म्यूचुअल फंड केस में वो पैसा उतने अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। और सपोज करो कल तुम्हारा कॉर्पस अगर 20 लाख का हो जाए म्यूचुअल फंड में, और तुम्हें 2-4 लाख की जरूरत है तो निकाल लेना है म्यूचुअल फंड, तुम्हारा ही तो पैसा है, क्यों नहीं निकालना उसमें से कि नहीं म्यूचुअल फंड टच नहीं करना है, सब बुलशिट है। इट्स योर मनी, तुम्हें कम में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तुम आरडी यानी कि लेस इंटरेस्ट जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड कर ही नहीं सकते। यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दी हाई रिटर्न एसेट्स। ये तो 3 चीज़ हो गई। मैं एक बोनस टिप और आपको देता हूँ जो कि मैं करता हूँ, बट मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए, वो ये है एनपीएस और पीपीएफ कह रहा हूँ। अब पीपीएफ मैं पहले करता था बिकॉज फॉर टैक्स सेविंग, तो मैं उसको धीरे धीरे कंटिन्यू करता हूँ। उसमें कभी 1000 रुपये, कभी 2000, कभी 5000 ऐसे डालता रहता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करता। एनपीएस इसलिए करता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ तो यार 2000 महीने भी तो देगा, उस टाइम पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके तो ठीक है ना, कम से कम पॉकेट मनी का हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके रखता हूँ। तो एनपीएस और पीपीएफ मेरा साइड में चल रहा है, एक्टिवली मैनेज नहीं करता हूँ, बट हाँ धीरे धीरे थोड़ा पैसा डालते रहता हूँ। चलो ओके, बाय बाय।